मेरी बीवी को मेरे ससुर ने अपनी जायदाद में से हिस्सा दिया तो बीवी ने वो ज़मीन बेचकर सारे पैसे मुझे दे दिए और कहा तुम जहाँ चाहो इन पैसों को खर्च कर दो। मैंने अपना छोटा सा मकान बेचकर एक बहुत बड़ा मकान खरीद लिया। सोचा कि ऊपर वाले पोर्शन में खुद रह लेंगे और नीचे वाला पोर्शन किराए पर दे देंगे। चंद दिनों बाद मैंने नीचे वाला पोर्शन एक बाबा जी को किराए पर दे दिया। बाबा जी ने बताया कि वो अपनी बीवी और 4 बेटियों के साथ इस घर में रहेंगे और इनका कोई बेटा नहीं है। मुझे कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए मैंने इनको अपना घर किराए पर दे दिया था। मगर मेरी बीवी ने कहा कि तुम एक बार बाबा जी की बेटियों से मिल लेना ताकि तुम्हें पता चल सके कि वो किस तरह की लड़कियां हैं, ये ना हो को वो किसी गलत काम में मुलविस हों। आजकल का माहौल तो वैसे ही बहुत ख़राब है। मैंने बीवी की बात पर सर हाँ में हिलाया और सो गया। लेकिन अगली सुबह एक अजीब बात हुई। मैं सुबह उठकर 8 बजे घर से निकला तो वो बूढ़ा अपनी बेटियों के साथ इस घर में शिफ्ट हो चुका था। मैंने इसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो वो बूढ़ा आदमी बाहर निकला। मैंने कहा आप यहाँ पर किस वक्त आए हैं? कहने लगा हम सुबह 4 बजे अंधेरे मुँह यहाँ आए थे। मुझे इस आदमी की बात पर बहुत ज़्यादा शक हुआ। इसकी बेटियाँ सहन में कहीं भी नज़र नहीं आ रही थीं। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई लेकिन कोई आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने सोचा शायद बाबा जी अपनी बेटियों के बारे में मुहतात होंगे या फिर मोहल्ले वालों से डरते होंगे, इसलिए ये ऐसी बातें कर रहा है। मैंने ज़्यादा इसरार नहीं किया। मैं वापस अपने दफ्तर चला गया। वापस आकर मैंने अपनी बीवी से कहा इस बूढ़े ने मुझे अपनी बेटियों से मिलने नहीं दिया, लेकिन तुम बिरयानी बनाओ और फिर बिरयानी देने के बहाने इनके घर चली जाओ, फिर वो तुमसे बात कर लेंगे। शायद इसलिए वो आदमी झिझकता होगा कि मैं मर्द हूँ। लेकिन मेरी बीवी कहने लगी ये ठीक है। इसने अगले ही दिन बिरयानी बनाई और उनके घर चली गई। लेकिन अगले 5 मिनट के बाद वो वापस आ चुकी थी और उसका मूड भी खासा ख़राब हो चुका था। वो कहने लगी कि अजीब से लोग हैं, इन लोगों को कोई तमीज़ ही नहीं है। मैं जैसे ही इनके घर में दाखिल हुई तो घर में से पहले से आती आवाज़ें भी बंद हो गईं और मैंने जब कहा कि मैं बिरयानी देने आई हूँ तो बूढ़े आदमी ने मुझे कहा कि यहाँ बाहर रख दें, हम आपको ये प्याला खाली करके वापस देंगे। मैंने कहा आपकी बेटियां कहाँ हैं? कहने लगा वो सब सो रही हैं और मुझे इसकी बीवी भी दिखाई नहीं दी। मुझे इससे ज़्यादा शक वाली बात ये लगी कि अगले दिन हमारे घर में बिजली का बिल आ गया। मैं नीचे वालों का बिल देने के लिए जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा तो मेरे कानों में हल्की हल्की सिसकियों की आवाज़ पड़ने लगी। ये आवाज़ किसी औरत की थी, जैसे कई औरतें मिलकर रो रही हों। मैं काफ़ी देर वहाँ खड़ा, वो घुटी घुटी आवाज़ में बातें भी कर रही थी मगर मुझे एक लफ्ज़ भी समझ में नहीं आया। फिर इस बूढ़े की आवाज़ आई। इसने कहा खबरदार, अब अगर तुम सबकी आवाज़ निकली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बूढ़े की आवाज़ सुनकर मैं भी डर गया। इसने तो इतनी दहशतनाक आवाज़ निकाली कि इसकी बेचारी बेटियां भी सहम कर चुप हो गईं। फिर मैंने इसी वक्त घर के दरवाजे पर दस्तक दी। बूढ़े को गुस्से में आते हुए देर नहीं लगी। 5 मिनट वो दरवाजे पर खड़ा था। इसने रूखे अंदाज में कहा क्या बात है? भाई साहब मैं ये बिल देने के लिए आया हूँ। इसमें से 5 दिन का बिल आपने अदा करना है और बाकी का बिल मैं दूंगा और अगले माह से आप पूरा बिल अदा करेंगे। बूढ़े ने कहा आप फिक्र नहीं करें, मुझे पैसों की कमी नहीं है। मैंने तो यहाँ पर मजबूरी के तहत रहने आया हूँ, वरना हम लोग तो ज़मींदार लोग हैं। मैं इस बूढ़े की बात सुनकर हैरान हो गया कि अगर ये ज़मींदार है तो फिर अपनी 4 बेटियों के साथ इस किराए के घर में क्या कर रहा है। मैंने बीवी को ये बात बताई तो वो कहने लगी मुझे तो ये लोग कुछ मशकूक ही लगते हैं। बूढ़े ने अभी तक अपनी 4 बेटियों को किसी को भी नहीं दिखाया। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बूढ़ा हमसे कुछ छुपा रहा है, कल को हम मुसीबत में ना पड़ जाएं, इसलिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम बूढ़े की बेटियों से मिलें, वरना इसे घर से निकाल दें। मैंने कहा बेगम खुदा का खौफ करो, अगर इसे घर से निकाल दिया तो ये बेचारा अपनी 4 जवान बेटियों को लेकर कहाँ जाएगा। वैसे भी बूढ़ा अपनी बेटियों के बारे में बहुत मोहतात है, इसीलिए तो शायद इन्हें हमसे मिलने नहीं देता। वो बात तो ठीक है मियाँ जी, लेकिन आजकल जराइम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हम पुलिस में जाकर ये सब बता देते हैं। खुदा का खौफ करो बेगम, मैंने हंसकर कहा। अभी ये सब पुलिस वालों को बताना ज़रूरी नहीं, हम इसे खुद ही देख लेंगे, मोहल्लेदारों को भी कहेंगे, सब लोग मिलकर इनसे बात करें तो हमारा शक और गलतफहमी दूर हो जाएगी। वो आदमी मुझे शरीफ लगता है, ऐसा नहीं लगता कि वो अपनी बेटियों के साथ कुछ गलत करे या फिर हमें बेटियों के नाम पर धोखा दे। आज तक इसने हमसे तो कोई बात नहीं की,
बस अपने ही घर में बंद रहता है, सो हमें इस बात से मसला नहीं होना चाहिए। इत्तेफाक से हम मियाँ बीवी की ये सारी बातें मेरी बेटी आयशा ने सुन ली। वो हमारे कमरे में आई और कहने लगी, अम्मी अब्बू आप लोग खामखा परेशान हो रहे हैं। मैं ऐसा करूँगी, कल अपनी 2-3 डॉक्टर सहेलियों को लेकर यहाँ आ जाऊँगी। कहूँगी कि हम कैल्शियम की कमी के लिए सर्वे कर रहे हैं, हमारा औरतों से मिलना ज़रूरी है। इस बूढ़े से भी कहेंगे कि अपनी बेटियों को लेकर आओ, हमें इनसे बात करनी है। साथ में मैं एक वर्दी में मलबूस पुलिस वाली या फिर कोई सिक्योरिटी एहलकार भी ले आऊँगी। इस आदमी की जरूरत ना हो कि हमें इनकार करे। बेटी का आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा। अगले दिन दोपहर के वक्त मेरी बेटी आयशा डॉक्टर के लिबास में हमारे नीचे वाले घर के सामने खड़ी थी। इसने घर के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा बूढ़े ने खोला। बूढ़े ने ज़रा से सवाल जवाब किए और फिर कहने लगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। मैं किसी किस्म के सर्वे के लिए अपनी बेटियों को बाहर आने की इजाज़त नहीं दे सकता। तब मेरी बेटी ने कहा कि बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद कमरे में चले जाएंगी और आप लोगों की बेटियों से सवाल जवाब कर लेंगे। बूढ़ा मजबूर हो गया। वो इनको अंदर नहीं ले जाना चाहता था और ना ही इनकी बात मानना चाहता था, लेकिन फिर शदीद इसरार पर इसने घर का दरवाज़ा खोल दिया। मेरी बेटी और इसकी दोस्त अंदर चली गईं। आगे का मंजर मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं भी नीचे उतर कर चला गया। शाम को मेरी बेटी आई। मैंने इसे कहा कि तुमने क्या देखा? कहने लगी, अब्बा हमने तो मुश्किल से इसकी एक बेटी से बात की है, वो भी बुढ़ा हमें बात करने ही नहीं दे रहा था। हमें एक कमरे में लेकर गया। इसकी बेटी कुर्सी पर बैठी हुई थी और इसने चादर इस तरीके से ओढ़ रखी थी जैसे वो हमसे कुछ छुपा रही हो। इसने पर्दा किया हुआ था। मुझे बड़ा अजीब लगा। इसने हमसे सवालों के जवाब भी नहीं सुने और बस मुख्तसर हाँ और ना में बात करती गई। मुझे इसकी बातों की ज़्यादा समझ नहीं आई, लेकिन मुझे भी यकीन हो गया है कि इनके घर में कुछ गलत ज़रूर हो रहा है, वरना वो लड़की इतनी डरी सहमी क्यों होती? कोई ना कोई बात ज़रूर है। मैं तो आपसे कहती हूँ कि मज़ीद तफ्तीश कराएं और अगर ये लोग अपने बारे में कुछ नहीं बताते तो इन्हें घर से निकाल दें। मेरी बेटी और बीवी दोनों का मशवरा यही था कि इन लोगों को घर से निकाल देना चाहिए। मैंने भी खामोशी इख्तियार कर ली। मैं इस मामले पर सोचना चाहता था क्योंकि मेरी बेटी और बीवी बात तो सही कर रही थी। मैं इनको झुठला भी नहीं सकता था। इन लोगों ने तो किसी से सलाम दुआ भी नहीं की थी, मिलना जुलना तो दूर की बात। अगले दिन मैंने ये बात करने ही लगा था कि एक अजीब वाक़या हुआ। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा तो बूढ़ा धाड़े मार मार कर रो रहा था। आज इसे धाड़े मार कर रोते हुए देखकर मेरा तो कलेजा कांप गया। इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और चीखें मार रहा था। मैं इसे इस हालत में देखकर हैरान रह गया। क्या हुआ भाई साहब, आप रो क्यों रहे हैं? कोई मुश्किल पेश आ गई क्या? मैं आपको क्या बताऊं, बस मैं नहीं बता सकता। बूढ़ा अपना सर पीटने लगा। मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं खताकार हूँ। पता नहीं मेरा रब मुझे कैसे माफ़ करेगा। इस आदमी की बात सुनकर मैं वाकई सोच में पड़ गया कि इसने ऐसी क्या खता की, क्या गुनाह किया जो वो रोने लगा है। फिर इसने जो बात कही वो सुनकर मेरा भी कलेजा कांप गया। कहने लगा, भाई साहब मेरी जवान बेटी मर गई, मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सका। ये सुनकर मैं भी चुप हो गया। मैं इसे तसल्ली देने लगा। हम सब ने एक दिन लौट कर चले जाना है भाई साहब, अब गम करने का तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप मर्द हैं, बहादुर बने। आपकी बाकी बेटियों और बीवी को आपके सहारे की ज़रूरत है। अगर आप कहते हैं तो मैं कफन दफन का इंतज़ाम भी करवा देता हूँ। नहीं नहीं भाई साहब, आपका शुक्रिया। अब मुझे अपने आबाई गांव वापस जाना होगा। अगर आप मेरे साथ वहाँ चल सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, लेकिन वहाँ पर आप मुझे अपने किराएदार नहीं बल्कि दोस्त कहेंगे, क्योंकि हमारी बरादरी में किराए के मकानों में रहना अच्छा नहीं समझा जाता। मैंने ख़ानदान में सबको यही कहा है कि मैंने अपना शहर में घर ले रखा है और मेरा दोस्त ऊपर किराए पर मेरे साथ रहता है, इसलिए मेरी गाँव में इज़्ज़त कायम है। मैं इस काबिल नहीं हूँ। यहाँ तो घर करोड़ों के मिलते हैं और फिर किसी महफूज जगह पर घर लेना काफ़ी मुश्किल है। बूढ़े ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा। मैंने कहा, ठीक है, आप फिक्र नहीं करें, एम्बुलेंस मंगवाता हूँ। बेटी का जनाजा आप गांव लेकर जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एम्बुलेंस का इस्तेमाल करने, वरना आम गाड़ी में तो आपको पता है क्या हालात होते हैं। ठीक है, आप एम्बुलेंस मंगवा दें, मैं आपको पैसे दे देता हूँ। इसने 10,000 रुपये जेब से निकाल कर मेरे हाथ पर रखे। अरे ये क्या, आप मुझे पैसे देकर शर्मिंदा ना करें, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता है, सो मैं पूरा करूँगा। वो बूढ़ा कहने लगा, नहीं जनाब, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है, आप पैसे ले लें, बस आप एम्बुलेंस मंगवा लें। मैं तब तक अपनी बाकी बच्चियों को भी तैयार करता हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद एम्बुलेंस आ गई।
مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب اپنی بیٹیوں کو اتنا پردہ کروانے والے شخص نے مجھ سے یہ کہا کہ میری بیٹی کو اٹھا کر ایمبولینس میں رکھ دیں، اور اس نے اپنی کسی بیٹی کو باہر نہیں آنے دیا۔ مجھے بڑی حیرت ہو رہی تھی۔ پھر اس نے مجھے کہا، تم ایمبولینس میں آگے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ہم لوگ پیچھے بیٹھیں گے۔ میں نے بہت زیادہ کوشش کی کہ میں کسی طرح اس کی باقی بیٹیوں کو دیکھ سکوں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ خیر سب لوگ ایمبولینس میں بیٹھ گئے۔ ایمبولینس گاؤں کی جانب چلنے لگی۔ میرے دل میں ایک امید تھی کہ جب یہ سفر ختم ہوگا، سب لوگ ایمبولینس سے نیچے اتریں گے تو میں اس کی باقی بیٹیوں کو دیکھ سکوں گا، لیکن ایسا ہوا نہیں تھا۔ جب ہم لوگ وہاں پر پہنچے تو ہم ایمبولینس سے اترنے لگے تو بوڑھے آدمی کے ساتھ صرف اس کی ایک بیوی اتری تھی۔ اس نے بھی خود کو برقعے میں ڈھانپ رکھا تھا، مگر حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب ایمبولینس میں کوئی اور تھا ہی نہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کی باقی بیٹیاں کہاں ہیں؟ میری بات سن کر کہنے لگا، میں جوان بچیوں کو جنازے پر لے کر نہیں آیا، ان کو تو میں گھر چھوڑ آیا ہوں۔ بس آپ میرے ساتھ چلیں، اب کفن دفن انتظام کرنا ہے اور قریبی رشتہ داروں کے کھانے کا انتظام بھی کرنا ہے۔ میں بہت زیادہ دکھی ہو رہا تھا۔ ایک تو اس بوڑھے آدمی کی جوان بیٹی فوت ہو گئی، اوپر سے وہ سب کے کھانے کا انتظام بھی کر رہا ہے۔ بات تو بڑی حیران کر دینے والی تھی، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ میں بس دکھ میں ان کے ساتھ شریک تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد چاولوں کی دیگ بھی آ گئی اور ان کی بیٹی کا جنازہ بھی ادا ہو گیا۔ جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلتے ہوئے میری نظر اس شخص کے چہرے پر پڑی تو میں حیران ہو گیا۔ اس کے چہرے پر رونے کے آثار نہیں تھے۔ مضبوط چہرے کے تاثرات کے ساتھ وہ قبرستان گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو دفنایا اور پھر ہم واپس اس کے گھر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں آگے پیچھے ہو گیا۔ میں نے ایک آدمی جس کا نام نصیر تھا اور وہ اس بوڑھے کا رشتہ دار تھا، میں نے اس سے بوڑھے کے بارے میں پوچھنا چاہا اور اسے کہا کہ اس بوڑھے کی کتنی بیٹیاں ہیں۔ وہ کہنے لگا، کمال ہے، آپ ان کے دوست ہیں اور آپ کو ان کے گھر کے بارے میں نہیں پتا۔ جناب مجھے تو یہ اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے اور نہ میں پوچھتا ہوں۔ دوست ہونے کے ناطے ان کی ہر بات کا خیال رکھتا ہوں تاکہ ان کو کچھ برا نہ لگ جائے۔ لیکن آج مجھے تجسس ہو رہا ہے کہ جوان بیٹی فوت کیسے ہو گئی۔ میری بات سن کر نصیر نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا اور بولا، اس نے تو مرنا ہی تھا، اس کے نصیب میں یہی لکھا تھا، لیکن میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا کیونکہ پھر آپ ان سے کہہ دیں گے اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ آپ میرا نام لے کر انہیں میرے خلاف بدگمان کریں۔ وہ آدمی چپ ہو گیا اور کچھ دیر بعد بولا، بھائی صاحب بہتر یہی ہوگا کہ شہر واپس جانے کے بعد آپ ان سے یہ خود پوچھیں، وہ آپ کے دوست ہیں، آپ کو ہر بات بتا دیں گے۔ میں تو اس گاؤں کے چودھری سے بھی ڈرتا ہوں اور ان بھائی صاحب سے بھی ڈرتا ہوں جن کی بیٹی کا جنازہ ہوا ہے۔ اللہ سب کی بیٹیوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ مجھے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب اگر میں ان بھائی صاحب سے بار بار یہ بات تفتیش کے انداز میں پوچھوں تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ شہر پہنچتے ہی میں نے تمہید باندھنا شروع کر دی۔ میں نے اس بڈھے سے کہا، مجھے کسی قسم کا کوئی شک یا غلط فہمی نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے میں ایک محلے میں رہتا ہوں اور یہاں مجھے سب محلے والوں کو جواب دینا پڑتا ہے۔ دراصل معاملہ کچھ یوں ہے کہ جب سے آپ آئے ہیں مجھے محلے دار یہی کہتے ہیں کہ آپ کسی سے ملتے جلتے نہیں۔ آپ کے گھر سے اکثر لڑکیوں کے رونے کی آوازیں آتی ہیں، لیکن ہم نے جب بھی آپ کے گھر آنا چاہا آپ نے ہمیشہ منع کر دیا۔ آپ نے کبھی بھی اپنی بیٹیوں سے ملنے کی اجازت نہیں دی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے آپ کے دل میں ابھی بھی بیٹی کا غم ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ محلے داروں کو آپ کی بیٹی کی اچانک موت پر شک ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آپ کی جوان بیٹی کے ساتھ کیا ہوا کہ فوت ہو گئی۔ آج تک کسی نے آپ کی بیٹیوں کو دیکھا بھی نہیں۔ بھائی صاحب خدا کے لیے مجھے سچ بتا دیں، مجھے شرمندہ نہ کریں کہ میں روز روز آپ کو شک کی نظروں سے دیکھوں۔ میری بات سن کر وہ بوڑھا آدمی رونے لگا۔ خدا کے لیے روئیے مت، میں خود بھی بیٹیوں کا باپ ہوں۔ میں آپ پر خدا نخواستہ الزام نہیں لگا رہا، میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹیاں ہیں کہاں پر اور ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ آپ ان کو باہر بھی نہیں لاتے۔ آپ کہیں گے تو ہم ان کا رشتہ کروائیں گے، ان کی شادیاں اپنی بیٹیوں کی طرح کریں گے، لیکن اس طرح تو آپ اپنی بیٹیوں کی مزید پریشانی کا باعث بنیں گے۔ میری بات سن کر آنسو بہاتے ہوئے بوڑھے نے کہا، بھائی صاحب میری بیٹیاں شادی کے قابل نہیں ہیں۔ رہی بات کہ آپ کو میری بیٹیوں پر شک ہے تو آپ چلیے چل کر انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، آپ کو یقین آ جائے گا۔ میں بوڑھے کی بات کو انکار نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہ اس کا ایک جذباتی حملہ بھی ہو سکتا تھا۔ میں نے کہا، ضرور میں آپ کے گھر چلوں گا کیونکہ میں آپ کے بارے میں بہت ہی فکر مند رہتا ہوں۔ بوڑھے نے
واقعی میں سچ کہا تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر لے کر گیا۔ جیسے ہی اس نے گھر کا دروازہ کھولا، میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا تھا کہ اس کی تینوں بیٹیاں ایک ہی کمرے میں بیٹھی تھیں، لیکن ان کی حالت دیکھ کر مجھے رونا آ گیا تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ شادی کے واقعی قابل نہیں ہیں۔ پھر اس نے آنسوؤں کے ساتھ مجھے جو بات بتائی وہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا، کبھی اندازہ بھی نہیں لگایا تھا کہ آج بھی ایسے سنگ دل لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ کہنے لگا، میرے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ میں ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ جب میری بیٹیوں کی شادی کی عمر آئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے جیتے جی اپنی بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ لکھ دوں گا، مگر میرے اس فیصلے پر میرے بیٹوں کو اعتراض تھا۔ میں نے کسی بیٹے کو بھی تعلیم نہیں دلوائی تھی اور وہ چاروں جاہل اور غصے کے تیز تھے۔ جب میں نے غصے میں یہ سنا تو میرے بیٹوں نے میرے ہی اسلحے سے میری 2 بیٹیوں کو معذور کر دیا اور 2 بیٹیوں کے چہرے پر تیزاب پھینک دیا تاکہ عمر بھر ان کی شادی نہ ہو۔ اب میرے چاروں بیٹے جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے ہیں۔ میں کبھی بھی ان کو معاف نہیں کروں گا۔ بوڑھا آدمی یہ کہہ کر مزید رونے لگا۔ یہ دیکھ کر میرا دل کانپنے لگا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اتنی بھیانک سچائی اس معصوم سے چہرے کے پیچھے چھپی ہوگی۔ یہ آدمی تو اپنی بیٹیوں کی جان بچانے کے لیے یہاں آ بسا تھا۔ اب بیچارہ بس پچھتا رہا تھا اس بات پر کہ کاش میں اپنی جائیداد اکٹھی کرنے کی بجائے اپنے بیٹوں کو اعلیٰ تعلیم دلواتا تو آج وہ اپنی ہی بہنوں کے دشمن نہ ہوتے۔